इस मुश्किल समय में हो सकता है आपको अचानक से पैसों की जरूरत आ पड़े, तो क्या करें आप? आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, क्या उनको ब्रेक किया जाए या फिर फ्रेश लोन लिया जाए? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे रूंटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंटा, और साथ ही में हम हर्ष से ये भी समझने वाले हैं आपके जो स्पेसिफिक सवाल हैं उनको एड्रेस करेंगे कि आपको किस तरह से नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। हाय हर्ष, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 हेल्पलाइन के लिए वक्त निकाला। फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, ऐसे लोग आपके पास भी आते होंगे, आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? तुरंत पैसों का जुगाड़, इंतजाम क्या किया जा सकता है? प्रियंका, ये एक्चुअली रियलिटी है। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि अगर एक इमरजेंसी आ गई और आपने प्लान नहीं किया है तो आप कैसे उन पैसों को इकट्ठा करेंगे जो आपकी अभी तुरंत खर्चे में लग रहे हैं। अगर मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन है या कोई घर खर्च के लिए जरूरत है, तो दो तीन चीजें आपको देखनी है। एक है, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप वो क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली एक इमरजेंसी फंड के लिए फिलहाल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप वो उसके बिलिंग साइकिल पे पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका जो ब्याज होता है बहुत ज्यादा आप पे लगेगा। सो एक ऑप्शन ऑफ कोर्स इमरजेंसी के रूप में, अगर और कोई सुविधा नहीं है तो एक बार तो आप कार्ड स्वाइप करेंगे, और जो आपको 30 to 40 डेज का जो टाइम मिलेगा उसमें आपको एक अरेंजमेंट करना होगा कि ये पैसे आप इकट्ठा कर लें। अब ये पैसे कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर के पास जा सकते हैं। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, आप उनके पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी आपकी हिस्ट्री उनके पास होती है। आपका अगर बिजनेस है या आप सैलरीड हैं तो उनको एक इनकम फ्लो दिखता है। उसके सामने आप बैंक से रिक्वेस्ट करें कि आपको एक टेम्पररी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे सकते हैं, वो जो बैंक के ब्रांच लेवल पे भी ऑथराइज होते हैं ब्रांच मैनेजर देने के लिए। लिमिट्स होती है उनकी, लेकिन आपको शायद वो टेम्पररी लिमिट्स वहां से मिल जाए, तो वो यूज कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के सामने आपको बात करनी होगी, और अगर वो कुछ एक्सटेंड कर सके तो वो बेटर होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का लास्ट ऑप्शन यूज करें। इमीडिएट स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन उसे रोल ओवर मत करिएगा, वो आपको लास्ट ऑप्शन के रूप में रखना चाहिए। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इसलिए इस बात को लेकर सावधान रहिएगा। चलिए कुछ सवाल लेकर आते हैं अब आपके सामने हर्ष। पहला सवाल हमारे पास भार्गव त्रिवेदी जी का है अहमदाबाद से। नमस्ते भार्गव जी, पूछ रहे हैं कि मेरे बिजनेस जो है वो घाटे में चल रहा है। पिछले साल 2 म्यूचुअल फंड सिर्फ ये बंद कर चुके हैं, अभी 3 स्कीम्स में निवेश इनकी चल रही है। पैसों की जरूरत है, इन्हें ये लग रहा है कि कहीं सिर्फ इन्हें रोकनी पड़ेगी। क्या और कोई रास्ता हो सकता है भार्गव जी के पास? हर्ष, आपका क्या व्यू है? क्या करें? म्यूचुअल फंड सिर्फ ऑलरेडी 5 में से ये 2 पहले रोक चुके हैं, 3 चल रही है स्कीम, पूछ रहे हैं कि क्या मैं इन्हें भी बंद करूं? पैसों की जरूरत है, वहां से पैसे निकाल लूं। और वेल भार्गव जी, बहुत सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट्स आप क्यों करते हैं कि एग्जिस्टिंग इनकम में जो हमारे बचते हैं या हम बचाने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाके हमारी जरूरतें पूरी हों। लेकिन आज की ये जो सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, पैंडेमिक है, बहुत सारे ना इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, बिजनेसेस बंद हुए हुए हैं या जॉब लॉस हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आप फ्रेश जो अभी इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपका इन दिनों में, वो आप एक बार के लिए बंद करेंगे। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी हम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आपको आज की जो स्थिति है उसे तो हैंडल करनी है। फ्यूचर की प्लानिंग डेफिनेटली करनी है, लेकिन आज इतना ज्यादा सफर करके आप फ्यूचर की क्या प्लानिंग करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप, आप अपनी एग्जिस्टिंग जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसे रोकिए एक बार का। सेकंड स्टेप आपके पास ये है, अगर उससे भी फुलफिल नहीं होता है जरूरतें, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ये आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके सामने आप एक लिमिट ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट या लोन ले सकते हैं। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है या डेट म्यूचुअल फंड है, आपको आपकी बैंक उसके सामने आपको लिमिट एक्सटेंड कर सकती है, जो आप कैश फ्लो के रूप में यूज कर सकते हैं। जब वो पैसे वापस इकट्ठा हो जाए आपके पास, तो आप ये लोन बंद कर सकते हैं। तो आपको रिडीम करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप रखना चाहें तो। ऑलराइट, कुछ लाइव सवाल भी ले लेते हैं। विकास तिवारी जुड़े हुए हैं। नमस्ते विकास जी। आप खैर ये पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, प्योर इन्वेस्टमेंट का सवाल है विकास का, कि डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड विच इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? हाँ हर्ष, आपका क्या व्यू है? डायरेक्ट इक्विटी में जाएं, म्यूचुअल फंड में जाएं? बाजार फिर से चढ़ रहे हैं तो लोगों का फिर से डायरेक्ट इक्विटी जो है आकर्षित बन रहा है। देखिए प्रियंका, एक डायरेक्ट इक्विटी में आप कब इन्वेस्ट करेंगे? जब आप उस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं या शेयर मार्केट को आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के मूवमेंट
किस चीज से असर होता है, कब मार्केट ऊपर जाने की संभावना होती है, कब नीचे गिरता है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं उन कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट लीडरशिप क्या है, मार्केट शेयर क्या है, मैनेजमेंट कौन है, ये सारी चीज अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तब आप डायरेक्ट इक्विटी की तरफ रुक करते हैं। अगर ये चीज नहीं कर सकते और लेकिन फिर भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप किसी और को आउटसोर्स करते हैं, वो है म्यूचुअल फंड। तो एक लेमैन इन्वेस्टर जो मार्केट की एक्सपर्ट नहीं है, मार्केट को समझता नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए जाएं, ताकि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है। एक फंड हाउस है, उनके एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट टीम होती है जो स्पेशलाइज होती है इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट में। दूसरा ऑप्शन है, दूसरी जो एडवांटेज है वो ये है कि कोई भी फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, एक स्कीम में करीबन 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, तो आपका पैसा भी डाइवर्सिफाई होता है। एक छोटी रकम 5,000 से भी आप 20 कंपनी होल्ड करते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में करेंगे 5,000 10,000 रुपया लेके जाएंगे, आपको एक ही कंपनी के शेयर मिलेंगे, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस खुद करें और फिर डिसाइड करें। मेरा सुझाव लेमैन एंट्री लेवल इन्वेस्टर्स के लिए है कि म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली उसी रास्ते से जाएं, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ओके, अब आते हैं इस बात पर कि इमरजेंसी अगर आ पड़ी है सिर के ऊपर और पैसों की सख्त जरूरत है तो आपको क्या करना चाहिए। हमने बात की अभी आज की ओडी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एज अ लास्ट ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन होता है पर्सनल लोन का, और कई बैंक्स ऑफर करते रहते हैं। मतलब दिन भर मुझे कई कॉल्स भी आ जाते हैं, हम आपकी कार के एवज में आपको पर्सनल लोन ले रहे हैं, आप ले लीजिए। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि तो मेरा नंबर जो है सुबह शाम दिन, जैसे एक गोली आपको दवाई खानी हो वैसे दिन भर फोन आते रहते हैं। सो अगर मुझे पैसों की सच में जरूरत अगर बहुत बुरी होगी तो शायद मैं अभी डेस्परेशन में कह दूं हाँ दे दीजिए भाई, तो ये लोन जो ऑफर करने वाले फोन आते हैं, इन पर आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि लोग अगर परेशान है तो शायद इन फोन की तरफ भी उनका मन खिंच जाए। तो आपने सही कहा कि अगर कोई इंसान अभी तकलीफ में है और पैसों की जरूरत है, शॉर्ट टर्म नीड्स हो सकती है, लॉन्ग टर्म नीड्स हो सकती है, तो कहीं से भी अगर ऐसे लोन का ऑप्शन मिलता है तो हम लेना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली बुरा भी नहीं है। लेकिन पहली चीज आपको देखनी है कि मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट एक पर्टिकुलर बैंक में है और वहां पे आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है, आपने 5 साल 10 साल 15 साल से आप एक बैंक में बैंकिंग कर रहे हैं, उनके पास आपकी हिस्ट्री है, आप पहले अपने बैंक को अप्रोच करें, उनसे पूछें कि क्या वो कोई भी लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं आपको, पर्सनल लोन दे सकते हैं आपको, या कोई और फॉर्म ऑफ लोन मिलता है क्या। वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको रहेगी वो डेफिनेटली बेटर होगी कंपेयर टू जो आप किसी कोई एनबीएफसी जिसके साथ कोई रिलेशनशिप आपका नहीं है, तो वो आपकी हिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो उसके वो वहां से लोन लेने से बेटर होगा कि आप एग्जिस्टिंग अपने जिसके साथ भी रिलेशनशिप है उनके पास जाएं। जहां तक सवाल है कि आपको ये लोन लेना है कि नहीं लेना है पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन आप तब लेंगे जब आपको वन और कोई सुविधा बचती नहीं है, दूसरा आप ये देखना होगा कि अगर कोई टेम्परेरी ब्रिजिंग कर रहे हैं, कि मान लीजिए अभी आपकी बिजनेसमैन है, वो उन्हें मालूम है कि मेरे पेमेंट्स अटके हुए हैं कोई सप्लायर्स के साथ या कोई मेरे कस्टमर्स के पास अटके हुए हैं, 2-3 महीने में मुझे रियलाइज होने वाले हैं, तो आपको सिर्फ ये 2-3 महीनों का गैप भरना है। तब आप डेफिनेटली कोई भी ऐसा लोन ले सकते हैं जो आपकी बैंक एक्सटेंड टेम्परेरी ओडी के एवज में देती है। पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली वो 3 या 4 साल का, 1 साल का टेन्योर होता है, अगर आप प्रीपे करते हैं तो उससे पेनल्टी लगती है आपको। तो ये सारे जो फाइन क्लॉजेस है ना, एक बार समझ लीजिए और ठंडे दिमाग से लेना होगा। आप चाहें तो किसी अपने जो रेगुलर फाइनेंशियल एडवाइजर आपके हैं, जो आपके हर बाकी चीजों में असिस्ट करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए और उनको बोलिए कि इवैल्यूएट करके दें, क्योंकि हो सकता है आप नहीं समझ रहे हैं कि उसमें हिडन चार्जेस क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब किसी पर बीतती है तो शायद वो उस समय इस तरह के डिसीजन भी लेने में थोड़ा सा गलती हो सकती है, तो अच्छा होगा कि आप कुछ एक प्रोफेशनल एडवाइस ले सकें। अपने बैंक के पास सबसे पहले जाएं, कोई भी बैंक जो आपको कॉल करके दे रहा है ना ऑफर, जरा उससे आप जांचिए परखिए, अपने बैंक के पास जाइए। एक सवाल ले लेते हैं आज यहाँ पर, ये सवाल है सुधीर यादव जी का, नासिक से पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं इनफैक्ट कि आई हैड टू बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड टू पे 3.5 लाख फॉर माय वाइफ्स हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू कोविड-19। आई होप वो ठीक हो अब। बिल्कुल सुधीर जी, हमारी शुभकामनाएं कि वो बिल्कुल जल्दी से स्वस्थ रहें। आई एम ऑल्सो पेइंग एन EMI ऑफ ₹22,000 फॉर अ होम लोन. I have some investment in stocks, mutual fund, and fixed deposit. To pay off my friend, should I liquidate these or take a personal loan? In fact, इसी पर हम बात भी कर रहे थे। तो अभी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और FD हैं सुधीर जी के पास। दोस्त को वापस करने वो 3.5 लाख रुपए जो लिए थे, क्या लिक्विडेट करें, पर्सनल लोन लेकर के अपने दोस्त का लोन चुकाएं?
दो तरीके हैं। पहली बात, आज ही मैंने एक आरबीआई और का ये एसबीआई चेयरमैन का भी स्टेटमेंट पढ़ा कहीं पे, जहां उन्होंने कहा कि 5 लाख तक का लोन वो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए बिना कोई कोलेटरल के देने को तैयार है। तो इसकी और डिटेल्स हमें जाननी होगी, लेकिन ये आज ही एक अनाउंसमेंट मैंने पढ़ा था। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। आपका मेडिकल इमरजेंसी का ही केस है तो मे बी आप एसबीआई के पास जाके पूछ सकते हैं कि क्या ये स्कीम एक्चुअली है क्या, और आप वहां से लोन ले सकते हैं। 8.5% में लोन देने का उन्होंने अप टू 5 लाख रुपीज तक का बताया है। दूसरी चीज है, आपके पास एक आपने कहा कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और एफडीज आपके पास इन्वेस्टमेंट के रूप में है। तो मैंने कहा कि आप एफडी के सामने भी लोन ले सकते हैं। आपकी जिस बैंक ने आपको एफडी दे रखा है, जिसमें आपने एफडी कर रखा है रादर, वही बैंक के पास आप जाइए और बैंक आपको अप टू 90%, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपकी एफडी है तो 90,000 रुपए आपको वो लोन के रूप में दे सकती है। और जो ब्याज लेगी वो ब्याज होगा करीबन 1 परसेंटेज पॉइंट, सो 100 बेसिस पॉइंट, 8%। आपकी एफडी अगर 6% में है तो लोन आपको 7% में देगी। आपकी अगर एफडी 9% में है तो आपको 10% पे लोन मिलेगा। तो आपकी पॉकेट से सिर्फ वो एडिशनल 1% लगने वाला है। तो वो उस तरह का अगर लोन आप लें वो बेटर होगा रादर देन कोई पर्सनल लोन लेना। स्टॉक्स और हम्म। म्यूचुअल फंड, इनके सामने आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी ले सकते हैं। बैंक आपको ये भी फैसिलिटी देती है कि आप प्लेज करें अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, और उसके सामने आपको लोन के रूप में मिलता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। पर्सनल लोन एंड में अगर कुछ नहीं और सुविधा है तो आप पर्सनल लोन की तरफ जा सकते हैं। और ये कब होगा लोन की जो मैं फैसिलिटी बता रहा हूँ, जब आप वो स्टॉक बेचना नहीं चाहते, आप लिक्विडेट नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड और शेयर बेचने नहीं है लेकिन टेम्परेरी मुझे ये लोन चुकाना है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के सामने आप लोन ले सकते हैं। वो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन टेकिंग अ फ्रेश पर्सनल लोन और कोई अदर, क्योंकि उसमें फिर फिक्स टेन्योर हो जाता है। प्रीपे करेंगे तो बहुत हैवी चार्जेस होते हैं उसमें। यहाँ पे आप राइट, अपनी तो लिमिट जो तुरंत भी बंद कर सकते हैं एग्जिस्टिंग विदाउट। इनकी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए। पर्सनल लोन से दूरी अच्छी रहेगी। चिन्मय दत्ता का सवाल, आई हैड टू स्पेंड 5.5 लाख फ्रॉम माय एफडी टू पे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स इन February 2021. आई डोंट हैव एनी कोरोना स्पेसिफिक रिलेटेड पॉलिसीज। हाउ कैन आई मेक अप फॉर द लॉस ऑफ द एफडी? एफडी के सारे पैसे निकल गए हैं, अब एफडी का लॉस कैसे मेकअप होगा चिन्मय के लिए? आई मीन आपको फिर से एफडी करनी तो होगी। नहीं, तो एक्चुअली ये क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनका मेडिक्लेम होता तो जो 5.5 लाख रुपए इन्हें रीइंबर्समेंट में होता, और इन्होंने 5.5 लाख फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल के हॉस्पिटल का बिल भर दिए हैं, तो क्या ये 5.5 लाख रुपया वो कहीं से क्लेम कर सकते हैं? पुरानी पॉलिसी, अगर इनके कोरोना होने से पहले कोई पॉलिसी होती और पॉलिसी में कोरोना कवच या कोरोना की जो रिलेटेड एलिमेंट्स कवर्ड होते, तो आप डेफिनेटली क्लेम ले सकते हैं और वो फिर फिक्स डिपॉजिट वापस कर लीजिए। लेकिन क्योंकि आपको कोरोना हो चुका है, फरवरी में आपने पेमेंट कर दिया है, अभी कोई फ्रेश पॉलिसी लेंगे तो प्रीवियस आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन उसके खर्चे नहीं मिलते एग्जिस्टिंग पॉलिसी, आई मीन न्यू पॉलिसीज में। ओके, चलिए आगे। एक सवाल जेनरिक इन्वेस्टमेंट पर आ रहा है, करण ढींगरा का सवाल है, फेसबुक पर आया हुआ है। पूछ रहे, शुड आई इंक्रीज माई सिप इन्वेस्टमेंट इन मिड कैप फंड और शुड आई स्टार्ट सिप इन स्मॉल कैप फंड? ये समय किसके लिए ज्यादा सही होगा? मिड कैप में बढ़ाएं या फिर स्मॉल कैप में शुरू करें? अभी तक किया नहीं है स्मॉल कैप में। मैंने अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स हमारे हमने कहा है कि स्मॉल कैप, डेडिकेटेड स्मॉल कैप अवॉइड करें। मतलब अगर एक स्पेसिफिक स्मॉल कैप फंड लेते हैं आप, वो अवॉइड करें। आप फ्लेक्सी कैप के जरिए या मिड कैप के जरिए आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अगर इनका सवाल बहुत स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में है, मैं कहूंगा कि मिड कैप फंड में ये इंक्रीज करें रादर देन टेकिंग अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन अ डेडिकेटेड स्मॉल कैप। और राइट, एक सवाल और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा अभिषेक जी का है, क्योंकि अभिषेक जी हमेशा हमारे हर लाइफ में रहते हैं। थैंक यू अभिषेक। पूछ रहे हैं कि डज रिडीमिंग अ म्यूचुअल फंड एंड री इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इन अदर स्कीम्स इन माय फोलियो अफेक्ट्स माय कंपाउंडेड रिटर्न्स? नहीं, तो कंपाउंडिंग आपके फोलियो पे नहीं होता, कंपाउंडिंग आपके पैसों पे होता है। तो मान लीजिए आपने 2010 में इन्वेस्ट किया था एक पर्टिकुलर स्कीम में, और आज 2021 में आप उसे रिडीम करते हैं। रिडीम मतलब आप स्विच करें, एक जगह से आपने आज बोले कि मुझे ये पर्टिकुलर स्कीम में नहीं रहना है, आप ये स्कीम से रिडीम करते हैं और दूसरी इक्विटी स्कीम में तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे, तो पैसे आपके इक्विटी स्कीम में ही है, आपके ए स्कीम से निकल के बी स्कीम में है। तो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो पैसों के लेवल पे चलते रहता है। फोलियो या स्कीम शिफ्ट करते हैं वो तो ऑब्वियसली आप नेचुरली रिव्यू करते रहेंगे। अगर कोई स्कीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप उसमें जरूर निकलेंगे। ये कंपाउंडिंग का असर कब नहीं आता है वो बताना जरूरी है।
कि मान लीजिए 2010 से आपने शुरू किया तो 2021 में निकाल लिया, और आप इक्विटी से निकल के फिर डेट में चले गए, फिर एसटीपी करने लग गए, तो उस समय ये कंपाउंडिंग आपकी ब्रेक हो जाती है। ओके, एक और सवाल यहाँ कोविड से रिलेटेड है, मुझे लगता है कनकनिका चक्रवर्ती का ये सवाल जरूर लेना चाहिए, इनके जैसी समस्या और लोगों को भी होती होगी। बता रही है, I'm a single woman living with my mother. Our FDs are not going to mature soon. We have some investment in stocks and mutual funds as well that I don't want to liquidate. Our health insurance cover is also minimal. In the current scenario, when the hospitalization bills are over 10 lakh, how can I ensure financial security for us? इफ दी हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स आर अबव 10 लाख, ये हॉस्पिटल का बिल 10 लाख आ चुका है। नहीं नहीं, ये बस मतलब ये चिंता जाहिर कर रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन के बिल इतने हाई हो रहे हैं, अभी तक आया नहीं है, बस पूछ रही हैं कि अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया कि एफडी है, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक और म्यूचुअल फंड में है, और हेल्थ पर बढ़ते खर्चे से परेशान है कि आ रहा है लोगों का इतना इतना बिल। तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि अगर आप कह रहे हैं आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम है, तो आप उसको बढ़ा लीजिए। ये तो पहला स्टेप आपको तुरंत करना है। तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो तो आप अपना कवर रिव्यू करें कि 5 लाख या सुपर टॉपअप के साथ में 20-25 लाख आपको रखना है। एक दूसरा काम तुरंत करिए, कोरोना कवच जो पॉलिसी है या कोरोना रक्षक पॉलिसी है, ये कोरोना स्पेसिफिक है, तो आप ये पॉलिसी ले लीजिए, और 15 दिन की वेटिंग पीरियड के बाद इनका कवर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर अगले 15 दिन में, पॉलिसी लेने के अगला 15 दिन में अगर कोई कोविड रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो पॉलिसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन 15 दिन बाद होगा तो आपको कम से कम वो कवरेज आपकी कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसी से मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई खर्चा आता है, तो आपने कहा आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, आप एक काम करिए, अपनी, मैंने ये शो में पहले भी कहा है कि आप अपने बैंक के पास जाइए, अभी चले जाइए, वेट ना करें। बैंक के पास जाइए, उन्हें कहिए कि आपको एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल के दे दें। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो लोन डिसबर्स नहीं हुआ है, एक लिमिट आपके पास रेडी रहेगी। तो आपकी एफडी की 90% तक आप अपने बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। वो 80% बोलते हैं, आप 90% तक करवा लीजिएगा। 1 to 2% बैंक हायर बोलती है, लेकिन बैंक से बात करें तो 1% जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट रेट है, एक लिमिट खुलवा के आप एक बैंक में रखिए। जब जरूरत पड़े आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होगा, सीधा आप उसमें चेक इशू कर सकते हैं और आप अपना जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकते हैं। नहीं जरूरत पड़ी तो उसे वैसे ही रखिए, तो कोई इंटरेस्ट आपको लगेगा नहीं। तो ये लिमिट बनवा के जरूर रखें अपने पास। और इंश्योरेंस से, जैसे मैंने कहा, कि तुरंत सारी इंश्योरेंस से रिव्यू करके बढ़ा लें, क्योंकि वही एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आखिर में एक अच्छे अमाउंट की वही दे सकती है आपको। बिल्कुल, मुझे लगता है कोरोना की लर्निंग्स में अभी तक मैं जितना पर्सनल फाइनेंस पर आप लोगों से, आप लोग जैसे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए एक इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस पर बहुत जोर है कि ये एक होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। हम रैप अप करेंगे, लेकिन थैंक यू जो हमारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, अपने सवाल लगातार भेज रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, इस हेल्पलाइन में हम कोविड स्पेसिफिक सवालों को लेकर आते हैं, इसलिए आपके जो जेनरिक इन्वेस्टमेंट के सवाल आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नितेंद्र जी, विकास जी, आप सबका धन्यवाद। लेकिन हम शुक्रवार को लेकर आएंगे स्पेसिफिक केवल आपके इन्वेस्टमेंट वाला एक Q&A, तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा, अपने सवाल पूछेगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। हर्ष, आपका धन्यवाद। आप लोग जो जुड़े हुए हमारे शो को देख रहे हैं, उनका धन्यवाद। मनीनान की ये छोटी सी कोशिश है कि हम कोविड-19 के इस इमरजेंसी में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़े जितने भी पहलू हैं, उन पर कुछ क्लैरिटी ला सके। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा हमारी ये बातचीत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।